हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, तो मैं आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे रही हूँ, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में आए तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख पाए और अच्छा परसेंटेज ला पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन है कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता की परिभाषाएं एवं विशेषताओं की व्याख्या करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स एकाधिकार प्रतियोगिता शब्द से ही पता चल रहा है कि एक व्यक्ति का अधिकार, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं और बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं बाजार में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का एकलौता विक्रेता होता है, जहाँ पे सिर्फ वो अपने अकॉर्डिंग वस्तु का मूल्य का निर्धारण करके बाजार को चलाता है। यानी ऐसा वस्तु जिसका कोई कंपटीटर नहीं होता है, कोई उसका कंपटीशन करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति उस वस्तु के समान कोई नहीं लाता है, तो उसे एकाधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका शाब्दिक मीनिंग को समझते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है और इसकी विशेषताओं को बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत दशा है। यानी कि फ्रेंड्स कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बताया कि एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में वैसा कोई कंपटीटर नहीं होता है। मोनोपोली शब्द, एकाधिकारी को हम लोग इंग्लिश में मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली शब्द मोनो तथा पोली शब्दों के सहयोग से बना है। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, यानी कि एक व्यक्ति या फिर अकेला, और पोली का अर्थ होता है विक्रेता, यानी कि जो वस्तु को अकेले अपने से खुद से वस्तु का प्राइस निर्धारित करता है और उसी के पास वो वस्तु होता है और उसके पास अगल बगल में कोई भी उसका कंपटीटर नहीं होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग वस्तु का मूल्य को निर्धारित करता है, तो उसे ही एकाधिकारी कहा जाता है। अतः मोनोपोली का अर्थ हुआ अकेला विक्रेता अर्थात एकाधिकारी। इस प्रकार एकाधिकारी बाजार में केवल एक ही उत्पादक है या वस्तु की पूर्ति उत्पादकों के एक समूह के हाथ में होती है, जिससे वे वस्तु की कीमत पर पूर्ति पर पर्याप्त रूप से नियंत्रण रखते हैं। यानी वस्तु पर सिर्फ एक व्यक्ति का कंट्रोल होता है। अगर ग्रुप में भी अगर वस्तु को बिक्री कर रहा है तो उसका सिर्फ एक उत्पादक के द्वारा वस्तु के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही कंट्रोल पूरे वस्तु का किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका विश्वविद्यालय आपकी कक्षा के लिए अर्थशास्त्र की एक पुस्तक पाठ्यक्रम में निश्चित कर देता है, और साथ ही यानी जो पुस्तकों को छापने और बेचने का पूरा अधिकार केवल एक ही प्रकाशक को दे देता है। प्रकाशक उस वस्तु को छापता है, फिर बेचने के लिए वो खुद मार्केट में जाता है। पुस्तक का मूल्य अपनी इच्छा अनुसार रखता है। इस पुस्तक का प्रकाशन अन्य दूसरे प्रकाशक नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरी अर्थशास्त्र की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। विद्यार्थियों को यह पुस्तक उस प्रकाशक से ही मिल सकती है, अन्य दूसरा प्रकाशक इस प्रकाशक से प्रतियोगिता भी नहीं कर सकता है। इस अवस्था को ही एकाधिकार कहते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एकाधिकार बाजार की उस स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें विशिष्ट यानी कि कोई स्पेसिफिक वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक या फर्म का नियंत्रण रहता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग एकाधिकार प्रतियोगिता के मीनिंग को अच्छे से समझे। चलिए अब हम लोग समझते हैं एकाधिकार की परिभाषा। लर्नर के अनुसार
एकाधिकारी से आशय उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र गिरता हुआ है। दूसरा है चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार उसे समझना चाहिए जो किसी वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। तीसरी परिभाषा आ जाती है कि ट्रिफिन के अनुसार एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता की उपज का अन्य सभी उपजों के बीच जो बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है मांग की प्रतिशत प्रतिस्थापन लोच का अंश शून्य के बराबर होता है। तो इसे ही एकाधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है। यानी ट्रिफिन के अनुसार भी यह कहा गया है कि जिसमें एक विक्रेता किसी उपज के लिए सिर्फ एक विक्रेता होता है और अन्य सभी जितने होते हैं वो उपज के बीच जो बाजार को बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है उसे एकाधिकार प्रतियोगिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में कहे तो यदि किसी विक्रेता पर अपनी उपज की अतिरिक्त अन्य किसी भी उपज के मूल्य के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह एकाधिकारी होगा। यानी कि यदि किसी विक्रेता पर अपनी उपज से अतिरिक्त अन्य किसी उपज के मूल्य में परिवर्तन पर प्रभाव डालता है तो ऐसे में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो यहाँ पे एकाधिकारी प्रतियोगिता होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है। उपभोक्ता परिभाषाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार की विभिन्न दृष्टिकोण से परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं से एकाधिकार की निम्न विशेषताओं का पता चलता है। यानी कि उपभोक्ता परिभाषाओं का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार को किन किन दृष्टिकोण से देखा है। यानी कि अपने अपने सभी विचार दिए हैं कि एकाधिकार में सिर्फ एक विक्रेता होता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रतियोगिता नहीं होता, सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सभी ने अपनी अपनी विशेषताएं दी है। तो एकाधिकार की पहली विशेषता है एकाधिकारी अपने क्षेत्र में एक ही उत्पादक होता है, अर्थात फर्म या उद्योग एक ही होते हैं। एकाधिकारी एक फर्म उद्योग है। दूसरा, एकाधिकारी की वस्तु की कोई भी निकट स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में नहीं होती है। यानी कि जो एक व्यक्ति वस्तु को ले गया है उसके निकट में उससे रिलेटेड उससे जुड़ी कोई वैसी वस्तु नहीं है, तो ऐसे में क्रेताओं को वही वस्तु खरीदनी पड़ती है। तीसरी परिभाषा विशेषता दी गई है एकाधिकारी के क्षेत्र में उद्योग में फर्मों के प्रवेश के प्रति प्रभावशाली रुकावटें होती है। यानी कि एकाधिकारी जहाँ होता है वहाँ पे फर्मों के प्रवेश में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करता है। पांचवा पॉइंट दिया गया है फ्रेंड्स, एकाधिकारी एक फर्मों का समूह, सरकारी विभाग या स्वयं सरकार हो सकती है। यानी कि एकाधिकारी के जगह पे एक कोई फर्म हो सकता है, कोई एक इकलौता कंपनी हो सकता है, या फिर फर्मों का समूह जिसका लीडर एक होगा, या फिर सरकारी कोई ऐसा विभाग, या फिर स्वयं सरकार हो सकती है। जैसे फिर 6 नंबर पे दिया गया है एकाधिकारी की वस्तु की मांग की लोच शून्य होती है। यानी कि यहाँ पे वस्तु की मांग शून्य होती है। यहाँ पे क्रेताओं का दूसरा कोई वस्तु चुनाव करने के लिए नहीं रह जाता है, तो उन्हें वस्तु को खरीदना ही पड़ता है। अगर वो आवश्यकमंद चीज़ें हैं और उसके अलावा और कोई विक्रेता नहीं है तो वहीं पे उसे खरीदना ही पड़ता है। इस प्रकार संक्षेप में किसी एक वस्तु का जब केवल एक ही उत्पादक होता है और उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है तो वह उत्पादक एकाधिकारी कहलाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से मीनिंग को समझे और आप लोग का एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन को आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।